जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या अदर एग्जाम किसकी कर रहे हैं? तो हम बात करने वाले हैं कि हमने एसएसएफ की जॉब क्यों छोड़ दी और यूपी लेखपाल क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बारे में बात करें। तो एसएसएफ की जॉब सबसे बेस्ट है, मैं बुरी नहीं है भाई, बुरी की तरह भाई यूपी कांस्टेबल या अदर कांस्टेबल की बात करें, ऑल इंडिया में जितने भी कांस्टेबल हैं अदर फोर्सों के सबके, उसमें एसएसएफ को मैं सबसे बेस्ट कहूँगा। जब आप कोई हो भी जाएगा इसमें एसएसएफ में तो भाई वो खुद बताएगा आपको कि एसएसएफ की जॉब सबसे बेस्ट है भाई ऑल इंडिया में। मैं कहूँगा भी है भी, और हकीकत है कि है, बेस्ट है। और अब मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, बहुत सारे रीज़न है, लेकिन कुछ रीज़न बता देता हूँ। मेन रीज़न तो है घर के पास मिल जाएगी, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। यही होती है मतलब जो जॉब है, अगर आपकी जॉब भी है और घर के पास है तो वो सबसे बेहतरीन जॉब है, कोई की भी हो भाई, ये चीज़ हकीकत है। अगर आपके पास जॉब है और घर के पास है तो वो सबसे बेस्ट जॉब है, चाहे कोई भी जॉब हो, ये हम बता सकते हैं। अगर एसएसएफ है तो भाई एसएसएफ हमारे यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं दिल्ली है जो, मतलब 500-600 किलोमीटर दूर है। तो भाई हमें यहाँ पर मतलब 500-600 किलोमीटर दूर है, अगर उसमें जाएंगे तो हमें घर के पास ही मिल जाएगी ज्वाइनिंग, घर के पास मिल जाएगी तो हम घर से अप डाउन कर लेंगे। भले उसमें वेतन हो कुछ भी कम हो, वो चीज़ होती है भाई। तो ये चीज़ है, बस मेन रीज़न तो यही है कि घर के पास मिल जाएगी हमें ज्वाइनिंग, और कुछ नहीं है। और भाई इसमें हमने बताया कि हमें घर के पास ज्वाइनिंग मिल जाएगी, एक चीज़ हमने ये बता दी आपको। तो दूसरी चीज़ ये होती है ना, जब आप किसी मतलब की जॉब में लग जाओगे तो उसकी अहमियत जान जाओगे कि किसकी अहमियत, घर की अहमियत, कि घर से हमें दूर रहने में कितना फ़र्क पड़ता है। दूर की जॉब, पास की जॉब की जब अहमियत पता चलेगी, जब आपकी जॉब हो जाएगी, एसएसएफ सीआरपीएफ किसी में भी हो जाओगे आप। जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो अब एसएससी जीडी में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, जितनी भी जॉब हैं जैसे सीएपीएफ की, अर्धसैनिक बल की, एसएसएफ है, किसी में हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि घर की अहमियत क्या होती है। भाई हमारे 2-4 दोस्त भी हैं जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनकी अभी मतलब कि नौकरी को रिजाइन देके आ गए हैं, ट्रेनिंग से भाग आए हैं भाई रिजाइन देके। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि घर की अहमियत क्या होती है, हमें दूसरी जॉब कर लेंगे जो घर के पास मिल जाएगी, लेकिन हमें दूर रह के नहीं रहना। इसलिए हम एसएसएफ की छोड़ के घर जा रहे हैं। एसएसएफ की अगर दूसरी जॉब नहीं लगती तो इससे बड़े की कोशिश करते, हम लेखपाल में नहीं होते तो हम अदर फोर्स की या अदर मतलब कि लेवल की, जो उच्च लेवल की होगी, जैसे लेवल अभी 3 की है कांस्टेबल की, तो हम अदर एग्जाम देते। लेकिन अब भाई हमारा टारगेट था कि घर जाना है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो घर जाने के लिए हम इसलिए छोड़ रहे हैं। अब हम बात करें किसकी, एसएसएफ वर्सेस लेखपाल की, कि एसएसएफ लेखपाल में कुछ, एसएसएफ की सबसे बेस्ट है मैंने बता दी कांस्टेबल लेवल, लेखपाल सिविल की, एसएसएफ फोर्स की है। ठीक है, तो हम बात करें कुछ की क्यों जा रहे हैं, और एक और 2 रीजन है। जैसे कि एसएसएफ में प्रमोशन लेट है, लेकिन यूपी लेखपाल में प्रमोशन इससे ज़्यादा है। जैसे हम अगर बात करें तो यूपी लेखपाल में, यूपी लेखपाल से हम सीधे तहसीलदार तक पहुंच सकते हैं। कैसे? तो 3-4 प्रमोशन होते हैं यूपी लेखपाल में। जो यूपी लेखपाल से कानूनगो, कानूनगो से नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार तक होता है। ठीक है, लेकिन एसएसएफ में क्या होगा, एसएसएफ में 25 साल में ही आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हो। 25 साल में जब हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनोगे तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा आपके साथ। जब 5-7 साल बाद फिर आप क्या हो गए, हेड कांस्टेबल से ऐसा ही बन जाओगे, जब तक आप रिटायर भी हो जाओगे। तो भाई इतने साल में हम नायब तहसीलदार तक पहुंच जाएंगे, मतलब कि लेखपाल में हो जाता है। अगर लेखपाल में कोई केस नहीं रहा, अगर आपका मतलब कि जो पुस्तिका होती है, सेवक पुस्तिका होती है, उसमें अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही है उसमें, तो आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है लेखपाल में। उसमें आप तहसीलदार तक आराम से प्रमोशन में चले जाते हो, ये बात होती है। ठीक है, और इसमें हमने बताई थी दूर है, एक चीज़ हो जाती। अब उसमें तो दो हम बता खर्चे की बात। अब खर्चे की बात बताएं, जैसे हम जब लेखपाल की हम घर पे करेंगे तो हमारा घर पे रहने का खर्चा कुछ है ही नहीं भाई। लेकिन हम दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली का खर्चा अफोर्ड करना बहुत भाई मुश्किल होता है। एक फैमिली के साथ रहोगे ना जब आप दिल्ली में, तो दिल्ली में जब फैमिली के साथ रहोगे तो आपको 40,000 मिलेंगे, तो आप 40,000 को समझ लीजिए 20,000 मिल रहे हैं घर के, समझिए। जब घर पे रहते हुए 20,000 मिले और दिल्ली में रहते हुए 40,000 मिले, बराबर है, इक्वल है। रहोगे तो पता चलेगा क्योंकि कितना बचा पा रहे हैं हम, कितना हम घर पर दे पा रहे हैं पैसे, ये चीज़ होती है अहमियत। ये चीज़ समझना है आपको। तो जब जैसे अदर फोर्स में पहुंच जाओगे, जैसे दिल्ली, ऐसे सब में क्या है, ऐसे सब में खुद ही रहने की व्यवस्था, खुद ही खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। अदर फोर्स में जैसे सीएपीएफ में आती है तो उनमें क्या है, बैरक होते हैं, उन्हीं में रहने की व्यवस्था होती है, ना उनको रहने का कुछ देना होता है, बस मैस का पैसा देना होता है। ज़्यादा नहीं लगता, एक महीने का 3900 के समथिंग लगता है अदर फोर्सों में। लेकिन ऐसे सब में कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन लेखपाल में क्या है, हम घर की रोटी खाएंगे, घर पर रहेंगे, एक चीज़ होती है भाई। आप कहोगे कि आप सर लेखपाल में जाए तो लेखपाल की बड़वाई कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे सब बुरी है। जब कोई नौकरी नहीं तो ऐसे सब सबसे बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ कांस्टेबल की ऐसे सब बेस्ट है। आप कहोगे भाई बड़वाई दो, जो जो क्वालिटी है वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। अब दो ऐसे सबको हमको पता नहीं, आपको आगे पढ़ाई भी करनी है तो ऐसे सब और बढ़िया है पढ़ाई करने की। 6 घंटे की नौकरी करो, 6 घंटे की नौकरी का मतलब ये होता है 8 घंटे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि 6 घंटे ही की है, केवल 1 घंटा आने में लगेगा आपको, 1 घंटा जाने में लगेगा आपको, और फिर शेष समय तो बचा आपके लिए, ये होता है। तो 8 घंटे की
समझ लीजिए 6 घंटे की जगह, क्योंकि 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का। जब आपकी 8 घंटे की नौकरी है तो उसमें 10 घंटा समझ लीजिए, क्योंकि 1 घंटा उसमें भी आने का 1 घंटा जाने का भी होगा। तो ये चीज़ होती है, तो उसमें समय मिल जाता है उसमें बहुत सारा पढ़ने के लिए। हाँ, पटवारी में बताएं लेखपाल में, जैसे कोई बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे पटवारी और लेखपाल को। किसी के यहाँ भाई जो ज़मीन का लेखा जोखा रखता है ना आपके यहाँ जो स्टेट में, वो लेखपाल होता है, पटवारी होता है। पटवारी के नाम से जानते हैं, कहीं लेखपाल के नाम से, कहीं कहीं के यहाँ मतलब विलेज रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से भी जानते होंगे, वो है पटवारी। तो इसमें क्या होता है, समय कम मिलता है पढ़ने लिखने के लिए, जिसके लिए मतलब घर रहना है, यही जॉब करना है, कि खेती भी करनी है तो खेती भी कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई हमने एक और वीडियो बनाई थी आपके लिए, लेकर देखा था आपने, थंबनेल भी देख रहा होगा कि SSC का काला सच, इसके ऊपर। तो भाई इसमें बहुत सारे दोस्त या भाई बहन कमेंट कर रहे थे, सर आपने डीमोटिवेट कर दिया, आप ऐसे सबको छोड़ के जा रहे हैं लेखपाल में, इसलिए बुराई। भाई बुराई नहीं कर रहे, एक सच्चाई बता रहे थे हम उसकी। अभी हम आप अपने दोस्तों को जिन्होंने CAPF की नौकरी छोड़ी है उनका इंटरव्यू हम लेंगे और वीडियो डालेंगे, उस पर आप देख सकते हैं। तो हम इसमें बताएंगे आपको कि भाई किस प्रकार से हमने पढ़ा था। एक चीज़ और, कई बहुत सारे दोस्तों के ये भी कमेंट थे कि सर जब आपको SSF की नौकरी नहीं करनी थी, लेखपाल की नौकरी करनी थी, तो SSF की नौकरी क्यों एक सीट खराब थी। तो भाई देखो, जब हमारे पास कोई नौकरी नहीं होती तब हम बहुत सारे फार्म भरते, तुमने भी भरे होंगे, आपने भी भरे होंगे, सबने भरे होंगे भाई। कि जब आप अभी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे, आपने SSC GD का भी भरा, UP प्लस का भरा, आप लोगों के 2 एग्जाम निकल जाएंगे तो एक सीट आपने भी तो खराब कर दी। तो ऐसा होता है। तो इसका एग्जाम हम बताएं तो 2022 में एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट आना बाकी था। रिजल्ट जब हमने ज्वाइनिंग कर ली इसके बाद ही आया है रिजल्ट, ये हो गया। क्योंकि अगर पहले रिजल्ट आ जाता ना UP लेखपाल का, तो हम UP लेखपाल ही करते, SSF नहीं करते फिर। क्यों? क्योंकि उसमें हमें पास में मिल जाता, तभी पास में मिल जाता, हमें लेखपाल SSF की नौकरी करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हम बताएं लेखपाल की भर्ती कब से चल रही है। लेखपाल की भर्ती 2021 से चल रही है, क्योंकि 2021 का पैट हुआ, UP त्रिपाल सी पैट हुआ, फिर इसके बाद 2022 में इसके फार्म भरे गए। 2022 31 जुलाई 2022 को इसका एग्जाम हुआ था, रिजल्ट मार्च 2023 में आया, फिर इसका DB हुआ सितंबर में, फिर इसका मतलब कि फाइनल रिजल्ट 30 दिसंबर 2023 को आया। ये हुआ पूरी प्रोसेस। और हम SSC GD की बताएं तो 21वां फार्म भरे गए, 22 में एग्जाम हुआ, और 22 के दिसंबर में 14 दिसंबर को हमने ज्वाइन कर लिया। तो दिसंबर में इसकी ज्वाइनिंग हो गई थी SSF की। तो बताइए कि एग्जाम तो हमने पहले ही दे देते, ऐसा तो है नहीं कि हमने एग्जाम नहीं दिए। अब कहोगे DB इसका, भाई हमें SSF छोड़नी थी इसलिए हमने DB किया, नहीं हमें छोड़नी नहीं होती तो हम DB देते भी नहीं, इसका स्किप कर देते। ये जरूरी बात है भाई, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब हम पढ़ाई की बात करें तो भाई हमने पूछते हैं कि सर आपने किस प्रकार से पढ़ा। देखो भाई, हम अब बताएं अपनी दो भैया हमने किस प्रकार से पढ़ा। तो हमारा पता है आपको, वनडे एग्जाम में ऑल टोटली जितने भी एग्जाम होते हैं सब में मैथ रीजनिंग कॉमन ही होती है, अधिकतम में कॉमन होती है कि मैथ रीजनिंग आती है। और मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप टोटली जितने भी क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ कर सकते हैं, मतलब टोटल पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे GD में 25 क्वेश्चन आते थे हमारे समय जब हमने एग्जाम दिया था, अब तो 20 क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अब मैथ में 20 में से 20 कर सकते हैं, रीजनिंग में भी 20 में से 20 कर सकते हैं, हिंदी में भी 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट हमने चूज किए, ऐसे सब्जेक्ट को टारगेट किया जिसमें हम 20 में से 20 कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया था, मैथ रीजनिंग हिंदी तो इतना कंप्लीट कर लिया था कि हमारे टोटल नंबर पूरे में से पूरे आने लगे थे। उस समय हमारे मैथ में 25 क्वेश्चन के चारों सब्जेक्ट आते थे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते थे। तो हमने मैथ रीजनिंग हिंदी कंप्लीट कर ली। GS पे शुरुआत में कम ध्यान दिया था। जब हमारी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई थी फिर हम कोचिंग खुद पढ़ाने लगे थे, हम भी कोचिंग पढ़ाते थे। फिर हमारा मैथ रीजनिंग कंप्लीट, हिंदी कंप्लीट था, तो केवल हमें GS ही पढ़ना था, क्योंकि हमारा रिवीजन मैथ रीजनिंग हिंदी का केवल कोचिंग से हो जाता था। जो हम पढ़ाते थे उससे रिवीजन होता रहता था हमारा, और हम केवल GS पर ध्यान रखते थे। फिर हमने उसके नोट्स बनाए, पढ़े। अब GS का हम बताएं आपको कि सर पूछते हैं GS में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो GS क्या मानते हैं, रिवीजन। जैसे आपने जो नोट्स बनाए एक ही बुक से पढ़ रहे हैं, अलग अलग बुक से मत पढ़िए, हमने एक ही बुक से पढ़ा है, वो भी लूसेंट, उसी से नोट्स बनाए यूट्यूब से, उसी से नोट्स बनाए थे हमने। तो भाई उसी से हमने पढ़ा है और उसी का हमने बार बार रिवीजन है। लूसेंट हमने कम से 7-8 बार पूरी रिवीजन कर ली होगी, तब भी हमारा स्कोर, ऐसा नहीं कि हमारा स्कोर अच्छा रहा, तब भी हमारा स्कोर 25 में से 12 क्वेश्चन आए थे। लेकिन हम UP लेखपाल की बात करें तो UP लेखपाल में हमारा GS का स्कोर था 25 में से 24 क्वेश्चन सही थे हमारे। तो भाई वो क्वेश्चन आने की बात होती है कि कैसा एग्जाम आया है। उसमें UP लेखपाल में हमारे रीजनिंग मैथ में कम नंबर थे, लेकिन GS में ज़्यादा नंबर थे। 25 में से 24 क्वेश्चन सही थे, मैथ में 25 में से 22-23 क्वेश्चन सही थे, ये तो ध्यान रखें। तो अपने उस सब्जेक्ट को टारगेट करें जिसमें आप आउट कर सकते हैं, मतलब कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है। जैसे मैथ रीजनिंग हिंदी में आप पूरे में से पूरे कर सकते हैं, इसका सिलेबस पूरा कीजिए। और पूरी मतलब कि आप सिलेबस पूरा करने के बाद क्या करना है आपको, सिलेबस करने के बाद इसका रिवीजन कर लीजिए बस। GS पर कम ध्यान दीजिए। हमें पता है कि अधिकतम बच्चे क्या करते हैं कि GS पे जैसे आप 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे में से
4 घंटे आप जीकेजीएस पढ़ोगे, 1 घंटे 3 सब्जेक्ट, तो ये गलती बात है, गलत बात है मतलब कि ये, क्योंकि आपको पता है जीकेजीएस का केवल पोर्शन 20 क्वेश्चन है और अदर सब्जेक्ट का कोई पोर्शन है 60 क्वेश्चन है। तो आप अदर पोर्शन को जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी को ज़्यादा टाइम दे दीजिए और जीकेजीएस को कम टाइम दीजिए, ये जरूर ध्यान रखें। और लास्ट टाइम बचा है आपके लिए, लगभग आज से 25 दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, उसका रोज एनालिसिस कीजिए और जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं उनको दोबारा पढ़िए, उनका दोबारा रिविजन करिए। रोज करेंगे, अगर रोज मॉक टेस्ट लगाएंगे ना आप, तो आपको स्कोर 10 दिन के बाद बढ़ने ही लगेगा। अगर ऐसा करते हैं तो करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दोस्तों, धन्यवाद।